नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों वेस्ट एशिया की हिस्ट्री को अगर एक सेंटेंस में लिखना हो तो वो होगा टू मच मेमोरी टू लिटिल फ्यूचर। ये वो रीजन है जहाँ हर शहर के नीचे एक पुरानी कहानी जो है वो दफन हुई है और कहानी एक युद्ध से जुड़ी हुई है और पूरी दुनिया एक ही चीज़ देख रहा है, क्या है वो? गाज़ा। गाज़ा में क्या दिख रहा है? गाज़ा में मिसाइल्स दिख रहे हैं, फिर तबाही दिख रही है और तबाही से एक बड़ा-सा शोर मचा हुआ है और शोर के लिए मीडिया का जो है बड़े-बड़े हेडलाइंस वो दिख रहे हैं और दुनिया को लग रहा है कि भैया वेस्ट एशिया फिर से जल रहा है। ये है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में जो दिखता है ना, वो अक्सर सबसे कम इम्पोर्टेंट होता है। मैं आपको एक अनकंफर्टेबल सच आज बताता हूँ। अक्टूबर 7 में जब हमास ने हमला करा इज़राइल के ऊपर, तो उसके बाद जब टेंशन्स पीक पर थी, जब गाज़ा हेडलाइंस डोमिनेट कर रहा था, तब भी जो हमारा इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप जो इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईमेक जिसे हम बोलते हैं, वो प्लानिंग बोर्ड से बिल्कुल डिलीट नहीं हुआ। मीटिंग्स जो है वो डिले हो गई थी, टाइमलाइंस एडजस्ट हुई, लेकिन कॉरिडोर कैंसिल नहीं हुआ। और यही आता है आज के वीडियो का पैराडॉक्स। दुनिया को लग रहा है वेस्ट एशिया जल रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे जो है डिजिटल केबल्स और रेलवे ट्रैक्स बिछाई जा रही हैं। जी हाँ, और यहीं से एक जो है वो जिसे बोलते हैं ना साइलेंट शिफ्ट, वो शुरू होता है। एक ऐसा शिफ्ट जहाँ जो आइडियोलॉजी पीछे चली जाती है और इकोनॉमिक्स जो है वो मेनली स्टीयरिंग व्हील पे बैठ जाता है, वो एक्चुअली पकड़ लेता है स्टीयरिंग व्हील को। तो इसी शिफ्ट का एक फॉर्मल नाम जो बना वो क्या था? वो अब्राहम एकॉर्ड्स था। लेकिन आज का जो वीडियो सिर्फ मैं जो अब्राहम एकॉर्ड्स पर नहीं है, आज का वीडियो इस बात पर है कि इंडिया कैसे इस नए जो वेस्ट एशिया का एंकर बन रहा है और वो भी बिना शोर मचाए। कोल्ड वॉर के बाद वेस्ट एशिया एक सिंपल जो है आपका फॉर्मूला पे चल रहा था। अमेरिका सिक्योरिटी देगा और फिर ऑयल डॉलर्स में बिकेगी और कॉन्फ्लिक्ट्स कभी सॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ फ्रीज होंगे, है कि नहीं? तो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि मैप्स बदलते रहे, लेकिन जो माइंडसेट वही रहा। फिर 2010 के बाद 3 चीज़ें हुई। पहली बात तो ये है कि अमेरिका थक गया। ईरान और अफ़गानिस्तान के बाद वाशिंगटन ने रियलाइज़ किया कि भैया मिडल ईस्ट जो है वो सिर्फ कंज्यूम करता है, पावर कंज्यूम करता है, कुछ क्रिएट नहीं करता है। फिर दूसरा शॉक क्या हुआ? दूसरा शॉक ये था कि भैया ऑयल का फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन हो गया, क्योंकि ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फिर ये क्लाइमेट चेंज और ग्रीन पॉलिसीज़ ये आनी शुरू हो गई। तो सऊदी अरेबिया और यूएई ने देखा कि भैया ऑयल से ज़्यादा डेंजरस चीज़ है कि इरेलेवेंस, क्योंकि ना धीरे-धीरे ऑयल के डिमांड अगर कम हो जाएँगे तो उनका इरेलेवेंस बिल्कुल हो जाएगा। तो ये उनको लगा। फिर तीसरा शॉक ये है कि इज़राइल के लिए आया। वो क्या था? इज़राइल हर जो युद्ध जीत रहा था, लेकिन रीजन का हिस्सा नहीं बन पा रहा था। ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो एक इज़राइल स्ट्रैटेजिस्ट जो थे, वो उन्होंने कहा कि हम मिसाइल से जीत सकते हैं, लेकिन मिसाइल से रीजन जो है वो नहीं चला सकते हैं। और यही जो है वेस्ट एशिया ने पहली बार जो है फ्यूचर के बारे में जो सीरियसली सोचना शुरू करा। और ये सबसे मज़ेदार बात जो ये है कि अब्राहम एकॉर्ड्स को अक्सर लोग इमोशनल पीस ट्रीटी समझते हैं। सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है, ये रिलीजन का डिसीजन नहीं था, ये एक्चुअली में क्या है, ये बैलेंस शीट का डिसीजन था। एक एग्जांपल समझिए, जैसे कि यूएई एक मरुस्थल है, उसमें पानी की किल्लत है, फिर जो सब्जियां या क्रॉप्स वो उगती नहीं है, तो वो फूड को इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। लेकिन इज़राइल के पास क्या था? इज़राइल के पास जो है डिसैलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी, फिर प्रिसिशन जो एग्रीकल्चर, फिर वर्टिकल फार्मिंग। तो आज जो है यूएई जो मरुस्थल में जो रेत के बीच अभी क्या उगा रहा है? वो अभी बेर उगा रहा है,
जो हरी सब्जियां उगा रहा है। तो डेजर्ट को ओएसिस बनाया गया ना, पॉलिटिक्स से नहीं, वो टेक्नोलॉजी से। इसीलिए साइन, जब इब्राहिम अकॉर्ड अकॉर्ड जो यूएई ने साइन करा, उसके बाद सबसे पहला क्या हुआ, ये जो उनका जो मस्जिद और मंदिर वाला जो ये जो स्पीचेस वगैरह, ये बिल्कुल बंद हो गई ना। डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हुई, फिर जॉइंट उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स बने, फिर डिफेंस कोऑपरेशन नॉर्मल हो गया। तो वेस्ट एशिया जो है धीरे से उसने डिसाइड कर लिया कि भैया आइडियोलॉजी से पेट नहीं भरता है, टेक्नोलॉजी से भरता है। तो ये बात उनको अब समझ में आ गई है, लेकिन कुछ देश है जो कि अभी तक समझे नहीं है, और उसको हवा देने वाला पाकिस्तान एक है। और अब एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ होती है, इस नए वेस्ट एशिया को एक नए पावर चाहिए जो उनको लेक्चर ना दे, फिर ना उनको धमकाए, और ना रिजिम बदलने आए। और यहीं से जो है इंडिया की जो है चुपके से एंट्री होती है। इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इंडिया किसी के लिए एग्जिस्टेंशियल जो थ्रेट नहीं है, किसी को धमकाता नहीं है कि कहीं पे रिजिम चेंज करना है, ये सारी चीजें नहीं। आप सिर्फ अरब स्प्रिंग को याद कीजिए, अमेरिका जो है अमेरिका हर वक्त डेमोक्रेसी जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा था, और रशिया जो है आर्म्स, एमुनेशन, टैंक्स वगैरह ये भेज रहा था, और चाइना जो है ऑथोरिटेरियन स्टेबिलिटी डिफेंड कर रहा था। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने सिर्फ अपने लोग बचाए। जब वहां पे गड़बड़ी फैलाई अरब स्प्रिंग के दौरान, क्या हुआ, एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो है पावर सिग्नल करते हैं, इंडिया ने क्या किया, इंडिया एयर इंडिया प्लेन्स भेजता है। यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा करा था, याद है आप लोगों को, इंडियंस को लेके आए थे। अफगानिस्तान में ऑपरेशन देवी शक्ति वो चलाया था, इंडियंस वापस आए थे। और फिर सूडान में ऑपरेशन कावेरी। तो इंडिया का मैसेज बिल्कुल सिंपल था कि भैया इंडिया डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट नहीं करता है, इंडिया सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स एक्सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ जो है ना, मिडिल ईस्ट के जितने भी रूलर्स हैं, आप एमबीएस को देख लीजिए कि एमबीजेड को देख लीजिए, यूएई के या सऊदी के, उन लोगों ने ये नोटिस किया कि भैया इंडिया तो कहीं पे कुछ गड़बड़ी नहीं करता है। इराक और लीबिया के बाद उन्होंने एक बात भी सीख ली कि जो कंट्री रिजिम चेंज एक्सपोर्ट करती है, मतलब आप समझिए मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ, तो कल वही आपका भी एक्सपोर्ट करेगा। तो इशारा है अमेरिका की तरफ, उनको पता चल गया कि भैया ये इनकी भी तख्ताबलट कर सकता है। तो इंडिया ने कभी वैल्यू बेस्ड इंटरवेंशन का एजेंडा नहीं चलाया ना। तो और सबसे इंपॉर्टेंट जो है बात, इंडिया ने रिलीजियन को जियोपॉलिटिक्स का वेपन नहीं बनाया है, ये तो है, कभी भी नहीं। और इंडिया इजराइल के साथ डिफेंस ट्रेड करता है, लेकिन क्या है, वहाँ उस दूसरी तरफ पैलेस्टाइन को भी रिकॉग्नाइज करता है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, डिफेंस ट्रेड कर रहा है लेकिन पैलेस्टाइन को भी डी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है। इसीलिए जब ट्रस्ट बेस्ड जो इकोनॉमिक ऑर्डर की बात आई, तो इंडिया ऑटोमेटिक चॉइस बन गया। जियोपॉलिटिक्स में जो है सबसे जो महंगी चीज वेपन्स नहीं होती है, वो ट्रस्ट होता है। जी हाँ, वो ट्रस्ट है, और इंडिया एक भरोसे लायक देश बन चुका है। और मोदी जी के अंदर तो बिल्कुल अभी देशों को पता चलेगा कि भैया इंडिया इज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी नेशन इन दिस वर्ल्ड। अगर हम इसराइल की भी बात करें, तो इसराइल अपनी जो टॉप मिलिट्री टेक्नोलॉजी हर किसी को नहीं देता है, सिर्फ उन्हें देता है जिनके साथ कल का डर ना हो, ये बात है। तो इंडिया आज इसराइल का जो है लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। आप सिर्फ देख लीजिए, बराक 8 मिसाइल्स, फिर ड्रोन्स, सर्वेलेंस सिस्टम्स, ये सिर्फ अभी जो है जो बायर सेलर वाली रिलेशनशिप और नहीं है। इंडिया ने कभी जो है इजरायली टेक्नोलॉजी को किसी के साथ शेयर करना या लीक करना ये नहीं किया है, फिर पॉलिटिसाइज नहीं किया है। इसीलिए इजराइल जो है वो इंडिया का क्लाइंट नहीं, स्ट्रेटेजिक जो इक्वल मानता है, ये तो है। अगर हम यूएई की बात करते हैं, तो कोविड के दौरान एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, अगर कल इंडियन वर्कर्स खाड़ी के देशों में, गल्फ से निकल जाए कंट्रीज से, तो सिर्फ जो है फ्लाइट्स कैंसिल नहीं होंगी भैया, बिल्कुल इकोनॉमीज जो है वो जैम हो जाएंगी। भारतीय जो है कहाँ काम करते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर्स में, कंस्ट्रक्शंस में, लॉजिस्टिक्स में,
करीबन जो है ये 90 लाख जो इंडियंस सिर्फ माइग्रेंट्स नहीं है, वो जो है उनके यहाँ जो मिडिल ईस्ट के देशों में जो सिस्टम का जो है वो पिलर हैं। और अब एक नया जो लेयर वो भी ऐड हुआ है, वो है आपका डिजिटल इंटीग्रेशन। आज आप जाइए दुबई मॉल में जाइए या बुर्ज खलीफा के पास यूपीआई से पेमेंट आप कर सकते हैं। सोचिए एक इंडियन टूरिस्ट रुपीस में पेमेंट दुबई के मॉल में। ये देखिए, ये सिर्फ फिनटेक नहीं है, ये एक्चुअली सिस्टम का मर्ज होना है। और अब जो है जियोपॉलिटिक्स सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होती है, ये अभी जो हमारे जो पेमेंट गेटवेज पे भी होती है। अभी जो पिछले वीडियो में मैंने ये एकदम विस्तार से बता दिया है कि ये क्या कर रहा है अभी भारत इस बारे में। और अगर हम सऊदी के बारे में बात करें तो सऊदी का सबसे बड़ा सवाल अभी ऑयल नहीं है, सवाल ये है कि ऑयल के बाद कौन सा इंडिया ना, ऑयल तो खरीदता है। अब चाइना की डिमांड जो है वो तो अनसर्टन हो सकती है ना, लेकिन इंडिया की जो डिमांड वो डेमोग्राफिक सर्टेनिटी है। हमारा जो देश है इतना बड़ा देश, सर्टेनिटी है, इसीलिए जो है सऊदी जो है वो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इंडिया की रिफाइनरीज, फिर पेट्रोकेमिकल्स और जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में वो जा रही है, मतलब इन्वेस्ट वो सऊदी वहाँ पे कर रहा है। और फूड सिक्योरिटी देखिए, मरुस्थल देशों के लिए फूड उतनी ही स्ट्रेटेजिक होती है जितनी न्यूक्लियर सिक्योरिटी। अब पाकिस्तान उनको न्यूक्लियर सेफगार्ड्स दे रहा है, खाने को क्या दे रहा है, वो भिखमंगा देश क्या दे सकता है। इसीलिए यूएई और सऊदी कैपिटल्स अभी जो है इंडिया में फूड पार्क्स वो बना रहा है। अगर मिडिल ईस्ट दुनिया का पेट्रोल पंप है तो वो चाहता है इंडिया बने दुनिया का तो नहीं, उनके लिए तो ग्लोबल किचन बने। तो ये हम अगर बोलेंगे कि भैया ये एक दूसरे पर डिपेंडेंसी, ये सिर्फ डिपेंडेंसी नहीं है, ये हम बोल सकते हैं कि ये म्यूचुअल जो है इंश्योरेंस है, एक दूसरे के काम आना। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ईरान की बात अगर करेंगे तो एक बात ऑनेस्टली कहनी ज़रूरी है, ये रेड सी का जो क्राइसिस वो एकदम बिल्कुल रियल है, और ये हुती भी रियल है, और इज़राइल और ईरान का जो युद्ध वो भी रियल है। लेकिन हम अगर बोले तो ये एक स्पीड ब्रेकर जैसा है, हाईवे में बम्प्स तो होंगे ना, तो ये है। लेकिन ईरान के साथ जो है इंडिया का रिश्ता टैक्टिकल नहीं है, ये हमारा उनके साथ सिविलाइजेशन है। फिर देखिए, सैंक्शंस आए थे, गवर्नमेंट्स बदली, लेकिन इंडिया ने चाह बहार को तो छोड़ा नहीं ना, उसको तो रखा है। और ईरान भी जानता है कि इंडिया भी भागता नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में जो रुक सकता है वही लॉन्ग गेम जीत सकता है। अच्छा, इसमें और एक चीज़ आता है, I2U2 और IMEC का जो फ्यूचर आर्किटेक्चर। अच्छा, इसमें I2U2 क्या है होता है? I2U2 का मतलब है इंडिया, इजराइल, U2 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो I2U2 ये बेसिकली ये मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये जो इकोनॉमिक प्लम्बिंग है। और IMEC तो आप सबको पता है, तो मिसाइल्स हेडलाइंस बनाते हैं, रेलवेज फ्यूचर डिसाइड करती है, ये तो हम सबको पता है। चाइना के जो BRI का जवाब मिसाइल्स नहीं है, उसका जवाब है बेटर रूट। और इंडिया लीडर बनने नहीं आया है, इंडिया जो है लोड बेरर बनने आया है। तो ये दो जो है I2U2 और IMEC, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अभी मिडिल ईस्ट में। तो वेस्ट एशिया का अगर हम देखें तो 2035 तक इंडिया एक स्टेबलाइजर बन जाएगा। 10 साल बाद अगर हम देखें, वेस्ट एशिया को मिसाइल्स से नहीं, अभी मैन्युफैक्चरिंग मैप से जज किया जाएगा, सच में अगर बताया जाए। और इस नए ऑर्डर में इंडिया ना हुक्म देता है, ना लेक्चर देता है, ना प्रेशर बनाता है, इंडिया बैलेंस बनाता है। और जियोपॉलिटिक्स में जो बैलेंस बनाता है हिस्ट्री वही लिखता है, ये तो है। तो ये था जो है इंडिया का रोल ये, और अब्राहम अकॉर्ड्स में क्या हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।